मान लो मेरा 1 करोड़ का फंड है, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी का 5% का ड्रॉडाउन है, बैक टेस्टेड ड्रॉडाउन, मैं उसको 10 बना देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को 10 लाख का मेरा रिस्क है जो मैंने ले रखा है। जैसे ही मेरे पास अगला 5 लाख रुपए आएगा, मैं फंड को 2 कर दूंगा, 5 लाख के प्रॉफिट पे। तो देखो, प्राइमरीली पैसा तो मैं आज भी यही बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली ट्रेंड फॉलोइंग में बनता है, बट दैट साइड मैं डेल्टा न्यूट्रल भी करता हूँ, मैं रिवर्सल्स भी खेलता हूँ, तो मेरा एक पूरा कॉम्बो है, वो मैं सब कुछ ही चलाता हूँ। बट मेजरली तो मैं एक ट्रेंड फॉलोअर हूँ कि इससे ज्यादा मतलब डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, बट एक टाइम पे गिव अप करके ट्रेंड में आ जाता है। ये चीज़ हो सकता है बहुत लेट ट्रेंड पकड़ते हो, तो क्योंकि मेरा फंड साइज काफी ज्यादा है, तो मैं इंट्राडे ट्रेड जितने ज्यादा नहीं कर सकता। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मेरा एलोकेशन लेस देन 30% होगा टू द इंट्राडे ट्रेड्स। यस, दिस इज द, वो कहते हैं ना, होली ग्रेल। ये होली ग्रेल है इस मार्केट का। आप इस इक्वेशन में कुछ भी फिट कर दो, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको भी लॉस नहीं करोगे। क्या म्यूचुअल फंड कोई ऐसे लेते हैं अपने स्टॉक्स पे? वो फंडामेंटल बेसिस पे करते हैं, टेक्निकल पे तो ऐसे नहीं ले रहे। सिमिलर टाइप का आप कुछ कर सकते हो ऑप्शंस पे। आप लोगों को सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर कोई कहता है कि ना वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती है, ट्रेडिंग से शायद डेली इनकम बन सकती है या एक मंथली इनकम बन सकती है। पर मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से कंपाउंडर को यूज करो, मार्केट में इतनी ज्यादा डेप्थ है कि आप वेल्थ बना सकते हो अपने अपने फंड को लीवर करके, अनलीवर करके, राइट। तो दैट सेड, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2017 में एक्चुअल वापस स्टार्ट किया था, 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। ठीक है, लॉन्ग टाइम। वेलकम टू ट्रेडिंग की बात सीजन 2। बिगर, बेटर एंड विद द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रेडर्स आउट देयर। पिछली बार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सीजन 1 को और अपना फीडबैक भी दिया इंप्रूवमेंट के लिए, तो बस ले आए हम एक और सीजन ऑफ ट्रेडिंग की बात। इस बारी हम उसी तरीके से बात करेंगे कुछ नए ट्रेडर्स से, लेकिन एक बिल्कुल ही नए अंदाज में। कोशिश करेंगे कि आपको मिले कुछ सीखने को नया और आपकी ट्रेडिंग हो बेहतर। अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखें, लेकिन इस एपिसोड के बाद। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2। Probably the biggest trader in the country। जी हाँ, आज का सेशन जो हमने रिकॉर्ड किया है वो एक ऐसे ट्रेडर के साथ है जिसका फंड साइज इतना बड़ा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मिस्टर आदित्य पचवारिया, अ डियर फ्रेंड एंड अ ट्रेडर जिसको मैंने पर्सनली ग्रो करते और ट्रेड करते देखा है। इवन दो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि इनका स्केल ट्रेडिंग का इतना लार्ज है, लेकिन आज के एपिसोड के बाद कुछ ऐसी बातें सीखने को मिली जो हर ट्रेडर के लिए एक लाइफ लेसन है। आदित्य एक लाइव एग्जाम्पल है रेजिलियंस का, कि कैसे इंसान गिर के दोबारा उठ सकता है। आदित्य ने मल्टीपल टाइम्स अपनी कैपिटल ब्लो अप करी, लेकिन ये भी उन्हें रोक ना पाई। ही गॉट अप अगेन, दोबारा शुरू करा, दोबारा कैपिटल इकट्ठी करी, एंड ही ग्रो अगेन एंड अगेन अंटिल ही सक्सीडेड टू अ लेवल वेयर स्काई इज द लिमिट। दोस्तों, आज की डिस्कशन में कुछ ऐसे इनसाइट्स निकल के आए हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग 101% इंप्रूव होने वाली। बी इट स्ट्रैटेजीज जो ये अपने फंड पे चलाते हैं, या ये रिस्क मैनेजमेंट की बात हो, या पोजीशन साइजिंग की बात हो, या एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हेजिंग की बात हो, ये सारे टॉपिक्स आदित्य ने कवर करे हैं और इसके बारे में खुल के बात करी है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और देखते हैं आज आदित्य से क्या बात हुई। एंड प्लीज इस नए फॉर्मेट के बारे में डू गिव अस योर सजेशंस, योर फीडबैक, सो दैट वी मेक दिस सीजन बिगर एंड बेटर फॉर यू। आदित्य, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हाय अर्जुन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं आप सबको बता दूं कि आदित्य जो फंड साइज मैनेज करते हैं, इट इज अ ड्रीम फॉर लॉट ऑफ पीपल। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये बोलूं कि आदित्य इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन द कंट्री। आदित्य, ये जो जर्नी है, ये जो टैग है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स, ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? हाउ डिड यू रीच टिल दिस स्टेज? सो अर्जुन, फर्स्ट थैंक्स फॉर द इंट्रो। तो बेसिकली 2007 से मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में डैबल करना। इससे पहले मेरे फादर क्योंकि सीए तो थोड़ा बहुत करते ही रहते थे, तो वहाँ से एक मतलब हमेशा से था कि वो फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे करके 2007 में मैंने अपना प्रॉपर डीमैट अकाउंट खुलवाया, 1 लाख रुपये उनसे बोरो किया और किया। मेरे हिसाब से शायद 7 महीने में ही मैंने वो 1 लाख रुपये ख़त्म कर दिए थे। तब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता था। फिर उसके बाद आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। तो फिर उसके बाद 2011 में मेरा इंडिया बुल्स में अकाउंट था, तो मेरे को एक मेरे आरएम ने फ़ोन पे ऑप्शन समझाया और उसने कहा कि आप कम पैसे में भी वही रिस्क ले सकते हो। तो मैंने एक और बार अपने फादर से 7 लाख रुपए लिए इन 2011, फिर दोबारा स्टार्ट किया और बस गलती ये करी कि मैंने उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करा। जब बाई करके मैंने DLF, HDIL कुछ इस टाइप के ऑप्शन थे, उनमें सारा पैसा खो दिया। फिर मेरे को समझ आया कि एक्चुअली सेलिंग इज द की। तो फिर 2011 से 2014 के पीरियड में मैंने मतलब यूजुअली क्या होता था उस टाइम, स्टॉक ऑप्शंस होते थे, मंथली होते थे, तो उल्टा जैसे 200 रुपये ट्रेड करता था, कुछ नहीं करना होता था, वॉकआउट 500-700 रुपये के बीच में होता था। 10% दूर का बस आप OTM बेच दो, 10% आ जाता था घर ROI। तो ऐसे करके 2014 तक सिग्निफिकेंट अमाउंट बना लिया था मैंने। फिर उसके बाद
जिंदल करके एक स्टॉक था जो काफी तेजी से नीचे गिर रहा था, मैंने अपना सारा, कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो सारा मैंने उसी में ही पैसा लगा दिया जिंदल में, एंड आई वेंट बैंकरप्ट उसमें, और इनफैक्ट मेरे फादर का भी 75% ऑफ हिज नेटवर्थ ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ट्रेड दैट आई टेकन। मैंने शेयर्स लेके उसी को प्लेज करके उसी के ही ऑप्शंस भेज दिए थे, कुछ इस टाइप का ट्रेड था। फिर मैं 2015 में मतलब मैं अपना MBA करने चला गया। फिर मैं 2017 में अपनी वाइफ से बोरो करके 3 लाख रुपए वापस से स्टार्ट किया। फिर अभी वहाँ से मैंने वापस नहीं देखा है। प्राइमरीली मैं एक एल्गो ट्रेडर हूँ और फुली ऑटोमेटेड ट्रेड्स करता हूँ, और बस यही है पूरा जर्नी। तो आदित्य, आप CFA हो एंड आपने MBA अपनी जो करी IIM से करी, तो ये दोनों डिग्रीज का कुछ एडवांटेज हुआ आपको मार्केट्स में? नहीं, मार्केट्स में सिर्फ ना डिग्रीज और ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। ये सब बोलने में काम आ जाता है आपको, बट एक्चुअल में जो मैटर करता है वो डिसिप्लिन मैटर करता है। तो ये चीज़ें एक्चुअली कोई मैटर नहीं करती। इनफैक्ट मैं बहुत से लोग जानता हूँ जो 12th पास भी होंगे और मुझसे काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो आदित्य, जो आपने इतना फंड स्केल अप करा, तो ये क्या थॉट प्रोसेस था? कभी सोचा था कि इस लेवल पे आ जाओगे कि इतना सारा फंड हो जाएगा टू मैनेज? ऑफ कोर्स नहीं सोचा था, बट देखो सिंपल सी चीज़ है, आई एम अ रिस्क टेकर। ठीक है, आपने बोला वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर, मैं कहूँगा अपने आप को वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टेकर्स। तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। देखो, हम आर्बिट्राज तो नहीं कर रहे हैं, हम MFT चला रहे हैं, मिड फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। तो उसमें जब तक आप रिस्क नहीं करोगे मार्केट को कुछ, तब तक आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो मैं रिस्क लेने को हमेशा तैयार होता हूँ। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया जिसको मैं अभी तक फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ। जब हम 3 लाख रुपए से कर रहे थे 2017 में, तो ना ब्रोकर ही 100 टाइम्स लेवरेज दे देता था, ट्रेड बुल जैसे ब्रोकर्स। तो उसमें क्या होता था, और बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट दूर OTM भेज देते, 100 रुपए की मूव भी नहीं होती थी। तो 3 लाख रुपए पे हर हफ्ते 1 लाख रुपए टाइप बन जाते थे। मेरे हिसाब से वो अकाउंट शायद मार्च तक 2016 सितंबर में हमने स्टार्ट किया, और मार्च 2017 में 22-23 लाख रुपए का वो अकाउंट हो गया था। तो इस तरह का, बिकॉज लेवरेजेस होती थी तो रिटर्न्स थे। फिर 2019 में जब ये सेबी ने खत्म किया कि अब इंटरडे लेवरेजेस ब्रोकर नहीं दे सकते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया। मैं इधर उधर गया फंड्स लेने के लिए, तो मैं आज भी अपना सारा फंड सिर्फ अपनी रिस्क पे चलाता हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग एट, मतलब कि सामने वाले का लॉस हो और मैं एक सर्टेन शेयरिंग प्रॉफिट का ले लूँ, वो मॉडल्स में नहीं यूज करता अभी। बट मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने एक सिंपल लॉजिक फॉलो किया कि जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है, पहले मैंने अपने स्ट्रैटेजीज का ड्रॉडाउन निकाला। अगर इसको सिंपली पुट करें तो मैंने एक सिंपल लॉजिक फॉलो किया कि मैं अपने नेटवर्थ के हाफ, मतलब जो भी मैंने प्रॉफिट्स है वही मेरी नेटवर्थ है, बाकी तो मेरा बोरोड मनी था। तो मैं अपनी नेटवर्थ के हाफ तक इसको स्केल करता जाऊंगा बेस्ड ऑन माई ड्रॉडाउन्स। तो अगर मैं जैसे और डिटेल में जाके एक एग्जांपल लूं कि अगर मान लो मेरा 1 करोड़ का फंड है, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी का 5% का ड्रॉडाउन है, ठीक है, तो बैक टेस्टेड ड्रॉडाउन, मैं उसको 10 बना देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को 10 लाख का मेरा रिस्क है जो मैंने ले रखा है। जैसे ही मेरे पास अगला 5 लाख रुपए आएगा, मैं फंड को 2 कर दूंगा 5 लाख के प्रॉफिट पे। बस मैं इस लॉजिक से चलता जा रहा हूँ। इसके साथ मेरी एक नेटवर्थ का लॉजिक और चल रहा है साथ में कि भाई जैसे मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ में मेरी मान लो 20 लाख 30 लाख नेटवर्थ है, तो अगर वो 15 लाख हिट हो गई गैप डाउन की वजह से या किसी और चीजों की वजह से, तो मैं फिर लीवर फंड पे ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा, सिर्फ अपने फंड पे करूंगा। बस ये 2 लॉजिक से ही स्केल कर पा रहा हूँ। सो आप मतलब एग्रेसिवली लीवर भी कर रहे हो और डिलीवर भी कर रहे हो? अगर लॉस हो रहा है तो होता है डिलीवर, ठीक है। बट उसमें एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आप कमाते तो छोटे फंड पे हो और लॉस बड़े फंड पे करते हो, तो वो इश्यूज हैं। पिरामिडिंग का डिसएडवांटेज तो रहता ही है। जी हाँ। तो आदित्य, इतना बड़ा फंड आप चला रहे हो, आई एम श्योर कोई सिंगल स्ट्रैटेजी तो होगी नहीं, एंड आई एम श्योर यू आर रनिंग अ वेरी लार्ज बुके ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो किस टाइप की स्ट्रैटेजीज आपने फंड पे रन करते हो? तो देखो, प्राइमरीली पैसा तो मैं आज भी यही बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली ट्रेंड फॉलोइंग में बनता है, बट दैट साइड मैं डेल्टा न्यूट्रल भी करता हूँ, मैं रिवर्सल्स भी खेलता हूँ। तो मेरा एक पूरा कॉम्बो है, वो मैं सब कुछ ही चलाता हूँ। बट मेजरली तो मैं एक ट्रेंड फॉलोअर ही हूँ कि इससे ज्यादा मतलब डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, बट एक टाइम पे गिव अप करके ट्रेंड में आ जाते हैं। ये चीज़ हो सकता है बहुत लेट ट्रेंड पकड़ते हो। रिवर्सल्स भी खेलते हैं, बट वो भी थ्रू ट्रेंड ही खेलते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया तो मीन रिवर्जन पे पूरा वो खेलेंगे। सो स्ट्रैटेजीज जो आपकी रहती हैं, इनका जो टाइम फ्रेम क्या रहता है? ज्यादातर इंट्राडे रहती हैं या पोजिशनल रहती हैं? नहीं, तो क्योंकि मेरा फंड साइज काफी ज्यादा है, तो मैं इंट्राडे ट्रेड्स इतने ज्यादा नहीं कर सकता। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मेरा एलोकेशन लेस देन 30% होगा टू द इंट्राडे ट्रेड्स। 70% काम मेरा पोजिशनल ही है, ठीक है। और पोजिशनल लोगों को लगता है कि थोड़ा रिस्क वाला भी होता है, बट क्योंकि आप इन आउट नहीं कर सकते हो इतना ज्यादा फंड, तो और मेरे हिसाब से पोजीशन बहुत स्मूथ भी चलता है। अगर आप चार्ट निकालोगे पोजीशनल स्ट्रैटेजीज का कंपेयर टू इंट्राडे स्ट्रैटेजीज और उनका कॉस्ट निकालोगे, जो आप डेली एक्सचेंज को टर्नओवर चार्जेस और ये सब चीजें देख रहे हो, पोजीशनल इज वे मोर स्मूदर, वे मोर वो। और एक्चुअली क्या होता है, रिस्क हमको लगता है रिस्क है, बट रिस्क प्राइस्ड इन होता है, इसी वजह से पोजीशनल की रिटर्न्स ज्यादा होती हैं। तो आदित्य, पहले तो
एक चीज हमने बहुत सुनी है कि बहुत लोग कहते हैं यार पोजिशनल कर रहे हैं, ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, रात को कुछ भी हो जाएगा, वॉर हो जाएगी, बॉम्ब गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो तेरी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आधी हो जाएगी। वो एक नेचुरल सा फियर होता है लोगों के दिमाग में। तो इस फियर को आप कैसे मिटिगेट करते हो जब आप इतने बड़े साइज पे ट्रेड कर रहे हो? तो देखो, ये फियर तो इंट्राडे के लिए भी है। अगर मान लो कोई ऐसा इवेंट है जो अनफोर्सीन इवेंट है, वो इंट्राडे में भी हो गया तो आपकी पोजीशंस नहीं कटेंगी। आप टेक फॉर एग्जांपल 18 अप्रैल, बहुतों की कट गई, मेरी नहीं कट पाई पोजीशंस काफी सारी उस दिन, तो मेरा अच्छा खासा लॉस था 18 अप्रैल को। तो वो तो इंट्राडे का भी है कि नहीं कटेगा। अल्टीमेटली आप इंट्राडे में भी बेच रहे हो, कोई बायर ही नहीं होगा शॉर्ट गामा में आपका, तो आप कैसे अपनी पोजीशंस को काटोगे? तो वो फियर तब भी है, राइट। दैट सेड, हमारा ना एक सिंपल सा रूल होता है कि ना भाव भगवान से, तो हमारे लिए ऑप्शन प्राइसेस आर द गॉड, मतलब सारी चीजें ऑप्शन प्राइसेस के अराउंड ही है, उन्हीं से इंडिकेटर्स भी बनाते हैं, उन्हीं से सब कुछ करते हैं। तो ना जैसे मेरे को याद है 2020 में एक आरबीआई की पॉलिसी होने वाली थी, तो मैंने आप अगर ट्विटर चेक करोगे, मैंने ट्विटर पे ट्वीट डाल दिया था एक दिन पहले ही, क्योंकि ऑप्शन प्राइसेस में दिख गया था कि कल कुछ होने वाला है आरबीआई का। तो ऐसे ना ऑप्शन प्राइसेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब कहीं न्यूक्लियर बटन दबने वाला हो, राइट, तो उससे पहले कहीं ना कहीं किसी को तो पता होगा, पुतिन किसी से तो डिस्कस करेगा, कोई और होगा किसी से, तो वो डिस्कस करे ना कि होने वाला है कुछ। तो मेन चीज वही है कि प्राइसेस में दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं दिखता तो मतलब देखो, सारा चीज है ना, दो तरीके से होते हैं रिस्क खेलने के। एक तो होता है हेजिंग, ठीक है, दूसरा होता है पोजीशन साइजिंग। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है इंस्टेड ऑफ हेजिंग, क्योंकि हेजिंग एज सच इज अ वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्टेड ऑफ हेजिंग आप पोजीशन साइजिंग को अपना हेज बनाओ। अब म्यूचुअल फंड का 2020 में 50% का ड्रॉडाउन था, तो अब अपना एक्सपोजर, इसका मतलब फिर भी वो रिकवर कर गए, आज शायद 100% प्लस ही है अपने 2020 के बिफोर कोविड क्रैश के उससे। क्योंकि वो लीवर्ड नहीं थे। तो अपना पोजीशन साइज ऐसा कर दो ना, लीवर्ड न्यू, यू कैन सर्वाइव 20% 40% टाइप ऑफ क्रैशेस। करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट पोजीशन साइजिंग इंस्टेड ऑफ हेजिंग। हाँ, सो आई थिंक मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि अपना पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करके रखो। आदित्य, फॉर लॉट ऑफ पीपल जो ये देख रहे हैं अभी, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि पोजिशनल स्ट्रैटेजी होती क्या है और पोजीशन साइज कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी का आप एग्जांपल दो, जैसे स्ट्रैडल हो गया, ओवरनाइट अगर कोई कैरी कर रहा है तो उसको किस पोजीशन साइज पे उसको कैरी करना चाहिए, एंड अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन जैसे आज 5 जुलाई है, तो अपन 5 जुलाई से ही एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का मैं अपना ट्रेड ही आपको जैसे बताता हूँ। मेरा स्ट्रैडल है बैंक निफ्टी का, ठीक है, जो ओवरनाइट गया है, ये है 52,500 का। ओके, इसमें 52,500 की जो कॉल है वो है, फिर मैं आपको इसका हेजिंग का भी इसके बाद एग्जांपल देता हूँ। 52,500 की कॉल जो मैंने लास्ट में करी हुई है, 380 का था जब भी करी हुई थी, और क्लोजिंग से ही ले लेते हैं इसको, किसी भी रेट पे करी हो। 52,500 की जो पुट है, उसका जो लास्ट रेट है वो है तकरीबन 270। ठीक है, तो ये तकरीबन 650 का जोड़ा, 650 का हो गया स्ट्रैडल। ठीक है, अब आप बता रहे हो इसकी हेजिंग के, अब 2-3 चीजें आ जाती हैं इसकी हेजिंग का ना। ठीक है, अब इसका अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एक्सपोजर निकालते हैं अपन। ग्रॉस एक्सपोजर, मेरी थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है, बट जैसे 52 इसका ग्रॉस एक्सपोजर हो गया 52,500 इंटू 15, तो मैं एक रफ एक कैलकुलेशन ले लेता हूँ, तकरीबन 7,75,000 के आसपास। बेसिकली आपने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा ग्रॉस एक्सपोजर है। ठीक है, और हमारा जो इस ट्रेड में मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 1,40,000। 1.5 लाख अप्रॉक्स मान लेते हैं। नहीं, 1 लाख ही लगेगा एक्चुअली। अब लॉट साइज 15 का हो गया ना, पहले 25 का था तब लगता था। राउंड फिगर 1 लाख ले लेते हैं। 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली हो क्या रहा है, आप 1 लाख के मार्जिन पे 7,75,000 का ट्रेड ले रहे हो, राइट। तो आपका जो लीवर टाइम्स है, लीवर लेवरेज अगर मैं आपका बोलूं तो 7.75 है। ठीक है, ये आपका लेवरेज है। अब यहाँ पे आपने कवरेज कितना ले लिया, 650 इंटू 15, तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास ये हो गया आपका, 1,10,000 के आसपास हो गया आपका। ठीक है, मतलब प्रीमियम कलेक्टेड जो है जो आपका 10,000 के आसपास हो गया। ठीक है, अब मेरा कहना सिंपल ये है कि इंस्टेड ऑफ आप 1 लाख पे 1 लॉट लो, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, अब 3 लाख 7,25,000 है, तो 3,12,500 राउंड फिगर ले लें, 3.5 लाख। 3.5 लाख इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 3.5 लाख रुपए पे 3.5 लाख रुपए पे आप 1 लॉट लो। ठीक है, अब आप बताओ कोई भी सिनेरियो बताओ और आप बताओ आपका फंड कैसे वाइप आउट होगा। 3.5 लाख रुपए भी बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न है। अगर मैं इसको लगाऊं 10,000 रुपए जो आपको एक हफ्ते में मिल रहे हैं, ठीक है, इनटू 52 वीक्स हो गए, डिवाइड बाय 3.5 लाख, तो ये 3.5 लाख तो ऑलमोस्ट हो गया आपका मेरे हिसाब से 100% से ऊपर। मतलब अज्यूमिंग कि हर बार ये जीरो होता है। हाँ, अज्यूमिंग हर बार जीरो होता है। ठीक है, वो मेरी गलती है कि हर बार जीरो नहीं हो रहा,
बट फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ आपका स्टिल मतलब 10 कैपिटल पे आप times कहते हो सिग्निफिकेंट रिटर्न आ जाती है सिग्निफिकेंट रिटर्न है। पॉइंट इज कि आप लीवर्ड नहीं हो, राइट राइट? तो आप इसमें कुछ व्हील्स टाइप की स्ट्रैटेजीज ऐसे चला सकते हो जो कि मतलब आपको एसएल लेने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट बिकॉज योर पोजीशन साइज इज करेक्ट। क्या म्यूचुअल फंड कोई एसएल लेते हैं अपने स्टॉक्स पे? वो फंडामेंटल बेसिस पे करते हैं, टेक्निकल पे तो एसएल नहीं ले रहे। सिमिलर टाइप का आप कुछ कर सकते हो ऑप्शंस पे। आप क्या फॉर इंस्टेंस इसमें अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जो लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा डर होता है कि अगले दिन लोअर सर्किट लग जाएगा, ठीक है, तो अगर लोअर सर्किट जैसा सिनेरियो कभी आता है, वैसे तो ठीक है, भगवान ना करे आए, बट अगर आता है तो इसमें पोजीशन साइजिंग जो हमने रखी है वो कैसे हेल्प करेगी? ठीक है, तो अब आप देखो लोअर सर्किट आ गया तो 11,000 पॉइंट होता है लोअर सर्किट। 20% सर्किट पे 11,000 पॉइंट का फॉल हो गया। ठीक है, ठीक है, 11,000 इंटू 15 का आपका लॉट है। ठीक है, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? आपका 1,75,000 के आसपास हुआ लोअर सर्किट पे। 1,75,000 भी नहीं हुआ, सॉरी 1,25,000 हुआ शायद। मैं थोड़ा सा 1,65,000 मतलब हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास लॉस, 1.5 लाख के आसपास लॉस हुआ। आपने पोजीशन कितने पे बनाई है? 3,25,000 पे। आपका तो हाफ ही फंड गया। ठीक है, आप 50% पे अभी भी खड़े हो। अब जब आप 50% पे खड़े हुए हो अभी, तो आप ये इमेजिन करो उसके बाद आईवीज क्या होंगी लोअर सर्किट लगने के बाद, और आप कितनी जल्दी अपना फंड रिकवर कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको 2020 का बताऊं कि जब लोअर सर्किट 10% लगा था तो कहते हैं कि मार्केट 20% पे बंद हो जाता है, राइट? तो नेक्स्ट डे का 20% दूर ओटीएम वाज गिविंग यू अ यील्ड ऑफ 10% इन निफ्टी। मतलब आर्बिट्राज, प्योर आर्बिट्राज पे 10% था। तो आप तो 50% अपना फंड खो दिया। आप सोचो ना, आप तो 100 ऐसे ही बना लोगे उसी फंड को आप वापस करके नेक्स्ट डे अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो। बट वो कब हो रहा है सीन? अब आप इसी चीज को हेज ट्रेड से आप कंपेयर करो। ठीक है, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। इसी चीज को आप, ये वाला पार्ट क्लियर है? करेक्ट। तो अर्जुन इसी चीज को मैं अभी हेजिंग से अगर कंपेयर करूं, हेजिंग वाले ट्रेड से, तो अभी हमने 52,500 का स्ट्रैडल लिया था। ठीक है, 650 रुपए का स्ट्रैडल लिया था। अब इसकी हेज की कॉस्ट देते हैं, अगर हम 1000 पॉइंट दूर हेज करते हैं तो मैं 51,500 का पुट लूंगा, वो तकरीबन 60 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और 52,500 कर रहा हूँ, कॉल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये ट्रेड कर रहा है मेरा तकरीबन 60 के आसपास, इसको भी लगा लेते हैं ट्रेड कर रहा है, तो ये 120 का हेजिंग का कॉस्ट हो गया। 120 इंटू 15 तकरीबन 18,000 रुपए मेरा हेजिंग का कॉस्ट हो गया, 1,800 रुपए मेरा हेजिंग का कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा हेजिंग कॉस्ट है। ओके, हेजिंग कॉस्ट 18,000 रुपए, ये 1800 रुपए मेरा हेजिंग का कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखते हैं इस पे देखते हैं अब ये मेरा रिस्क कितना है, रिस्क निकालते हैं हम। ठीक है, मेरा रिस्क कितना है इस पे? 650 रुपए। अगर मैं 1000 पॉइंट दूर का हेज ले रहा हूं तो 1000 पॉइंट दूर का मेरा हेज है और 650 मिल रहा है, तो मेरा रिस्क है 350 प्लस मेरा हेजिंग का कॉस्ट 120। ठीक है, 470 मेरा रिस्क है इंटू 15, 6000 के आसपास का मेरा रिस्क है इसका। ठीक है, 6000 के आसपास रिस्क है, और इसका जो मार्जिन मैं लगा लेता हूं, हम इसको फुल मार्जिन पे कर रहे हैं, इसमें हेज बेनिफिट नहीं ले रहे कुछ भी, क्योंकि हम हेजिंग का ही ट्रेड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा तकरीबन 6% का मेरा वार है, वैल्यू एट रिस्क। 6000 डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख का मार्जिन है मेरा, 1 लाख के मार्जिन पे 6% का मेरा वार है मार्जिन। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इससे कंपेयर करता हूं, आप देखो हेजिंग का कॉस्ट है, जस्ट फॉर व्यूअर्स, 6000 का रिस्क है और कैपिटल लगी आपकी 1 लाख रुपए। 1 लाख। तो आदित्य ने बोला कि 6% आपका मैक्सिमम लॉस है जो हो सकता है, वाई? बिकॉज हमने हेजेस ले लिए। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, बट आप ये देखो इस ट्रेड का ना, एक तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रेड, और दूसरा हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल हेजिंग कॉस्ट क्या है हमारी। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इस ट्रेड के लिए आपने 1800 रुपए दिए, ठीक है, ऑन 1 लाख का मार्जिन। ठीक है, तो आपने 1.8% हर वीक आपने कॉस्ट अपनी दे ही दी। ठीक है, ठीक है, इसको दिए तो दे ही दी आपने कॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए, हर हफ्ते दे ही रहे हो। इनटू इसको 52 कर लो। जैसे आपने मेरे को बताया कि स्ट्रैडल में हर हफ्ते मेरे को उतने पैसे नहीं आ रहे, राइट? लेकिन इसमें तो ये कॉस्ट हर हफ्ते लगी रही है, इररिस्पेक्टिव मेरा वो ट्रेड प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। मेरी हेजिंग की कॉस्ट अकेले कितनी है? 60-70% के आसपास हेजिंग की कॉस्ट है, अगर मैं 1000 रुपए दूर का स्ट्रैंगल बना रहा हूँ। प्रोवाइडेड, मतलब हम ये सिनेरियो अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रैडल वहीं एक्सपायर हो रहा है और हमें, मैं कह रहा हूँ स्ट्रैडल कहीं भी नहीं एक्सपायर, कहीं भी हो रहा हो, मोर और लेस हेजेस जीरो ही हो रहे हैं। हेजेस तो आपके जीरो ही होने हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं भी हो रहे तो आपका वो फिर वो वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट? बट इसकी कॉस्ट 60-70% है ही है। ओके, ठीक है। अब आपकी जो स्ट्रैटेजी है, बेसिक स्ट्रैटेजी की आपकी स्ट्रैडल शॉर्ट, ठीक है, क्या उसकी एक्सपेक्टेंसी 60-70% है? उसकी एक्सपेक्टेंसी 60-70 अगर है भी, मैं कहता हूं उससे ज्यादा भी है, फिर भी आप अपना इस नंबर से तो अपना ड्रॉडाउन, आप अपना रिटर्न कम कर रहे हो ना अल्टीमेटली, जस्ट बिकॉज आपको 1 लाख पे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आप इस नंबर से अपना रिटर्न तो कम ही कर रहे हो ना। मैं इसको और दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो लोग मार्जिन बेनिफिट के लिए हेजिंग लेते हैं।
और मार्जिन बेनिफिट का हेजिंग लेके वो कहते हैं कि हम अपना फंड को डबल कर देते हैं। ठीक है, और उस पर अपनी एल्गोस चलाते हैं। अब आप यूजली देखो इंट्राडे कुछ भी स्ट्रैटेजी होती है, अगर कोई स्ट्रैटेजी 40% रिटर्न दे रही हो इंट्राडे में, तो 40% पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी कहते हैं हम। ठीक है, अब आप यूजली मार्जिन बेनिफिट डबल करने के लिए आपको 1500 पॉइंट दूर का हेज लेना होता है, 1500 पॉइंट दूर इन बैंक निफ्टी। ओके, ठीक है, तो आप 1500 पॉइंट का दूर लेते हो, और अगर मैं लो आईवी वाले सिनेरियो में बात करूं, ठीक है, और आप, मैं कहता हूं आप यूजली थर्सडेज को ले रहे हो या फ्राइडेज को हेज ले रहे हो, तो आप कम से कम भी अगर लोगे या T-1 डे में भी ले रहे हो, तो आप 10 रुपए का ये जोड़ा बनाते हो। ठीक है, ठीक है, 5 का मैं बोल रहा हूँ कॉल और 5 का मैं बोल रहा हूँ पुट। ठीक है, 10 का बना रहे हो इंटू 15 का लॉट है। राइट, ठीक है, और आपको हेज करने के लिए डबल लेना पड़ता है, ये आप समझ रहे हो, क्योंकि आपको बेनिफिट या ऐसे लगाते हैं इसको 10 इंटू 15। ठीक है, ठीक है, इंटू 52 इंटू 52, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50,000, यही आपको हेज का बेनिफिट मिलेगा, आपका मार्जिन हाफ हो रहा है तो। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको कितना लग गया ये कॉस्ट, 150 इंटू ये 7,500 डिवाइडेड बाय 50,000, ऑलमोस्ट 15% के आसपास एनुअल कॉस्ट हो गई। ये हमने लगाया 10 रुपए के जो T-1 डे पे रेट होता है यूजुअली, उस पे ये हेजिंग का कॉस्ट। करेक्ट, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में भी इसी टाइप का कॉस्ट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, और यही अगर आप मान लो T-4 डे पे कर रहे हो, जब इनिशियली आप ट्रेड कर रहे हो, ये 15% का उठ के 30% हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यही क्यों नहीं बेच देते इंस्टेड ऑफ वो, क्योंकि ये बेनिफिट ना तब है जब आप हेजेस के लिए ले रहे हो। अगर आप इसको नेकेड बेचोगे तो आपका मार्जिन 1 लाख है, तो आपकी यील्ड आधी हो जाती है। यस, राइट, तो आपकी यील्ड उतनी रहेगी जितनी आपकी बैंक की रिटर्न है, प्लस थोड़ा सा 12% के आसपास रहेगा, बट क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो ना ओवरनाइट का, तो 12% आपको हमेशा हेजिंग में मिलेगा ही मिलेगा। सो देखते मतलब कहने की बात यह है कि योर हेजिंग इज नॉट द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर पोजीशंस, स्पेशली ओवरनाइट। जो लोगों की एक मतलब कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रहता है, यू नो हेजिंग तो एसेंशियली करनी ही करनी है, उसका ऑल्टरनेटिव आल्सो इज कि यू मैनेज योर पोजीशन साइज, और स्ट्रेटजीज ऐसी बनाओ जिसकी एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई हो, सो दैट वो हेज की कॉस्ट मतलब जरूरत ही ना पड़े। हेजेस तो आपके, अगर स्ट्रैटेजी देखो, आप शॉर्ट गमाओ प्राइमरीली, अगर आप बाइंग नहीं कर रहे हो, आप शॉर्ट गमाओ। राइट, ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट गामा में पैसे बनाने हैं, तो आपको यहाँ पे खोने ही पड़ेंगे पैसे अल्टीमेटली। तो इसकी एक्सपेक्टेंसी तो नेगेटिव होगी, अनटिल अनलेस आप बोलो कि मैं हेजेस को भी एग्जिट कर रहा हूँ, या मैं कुछ और बाइंग बेस्ड स्ट्रैटेजी तरह से हेजिंग कर रहा हूँ, वो एक अलग लॉजिक हो जाता है, उसके ड्रॉडाउन्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली आप अपना क्या कर रहे हो, हेजेस लेके आप अपने ड्रॉडाउन्स को बढ़ा रहे हो, रिटर्न शायद आपकी थोड़ी सी बढ़ जाए। ओके, तो कालमर आपका डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। सो आदित्य, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज की जहां बात रही, इज देयर सम पोजिशनल स्ट्रैटेजीज जो हम लोग आज व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए, एंड यू नो देयर इज समथिंग सिंपल व्हिच पीपल कैन फॉलो एंड लर्न फ्रॉम यू? चलो ठीक है, एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओवरनाइट में बैंक निफ्टी की ही बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रेड को हम इनिशिएट करेंगे ऑन फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को हम ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का क्या है, ये ना प्राइमरीली डेल्टा न्यूट्रल ही रहती है। ठीक है, ठीक है, और हमेशा डेल्टा न्यूट्रल ही रहेगी, क्योंकि देखो क्या होता है, इंट्राडे में ट्रेंड होता है, जो मेरा बैक टेस्ट कहता है या जो मेरा रिसर्च कहता है, लेकिन यूजुअली ओवरनाइट में मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग ज्यादा दिन नहीं रहता। ओके, अगर रहता भी है तो मेरे हिसाब से 2 दिन रहता है, फिर वो मीन रिवर्ट करने की कोशिश करता है। यही लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है मेरे अकॉर्डिंग, इंस्टेड ऑफ अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो गैप्स वगैरह दिखते हैं, आप कह रहे हो ओवरनाइट जो नेचर है मार्केट का, वो ज्यादातर मीन रिवर्ट करता है, ज्यादातर मीन रिवर्टिंग है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर रहता है, कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग रहता है मार्केट, अगर बैंक निफ्टी बढ़ भी रही है तो 2 दिन तक ही रहेगी, फिर वो कंसोलिडेट करेगी, टाइम कंसोलिडेशन होगा या फिर प्राइस कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेट करेगी या मीन रिवर्ट करेगी। कंसोलिडेशन हुआ ट्रेंड फॉलोइंग के बाद भी, तो ये स्ट्रैटेजी पैसे बना देगी। ठीक है, तो हम इस स्ट्रैटेजी को फ्राइडे को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स लिया, वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का 0.1 डेल्टा देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। व्हाट इज डेल्टा फॉर समबडी हु इज न्यू वाचिंग? तो डेल्टा बेसिकली अगर आप जाओ तो ये होता है कि किस तरह से ऑप्शन प्राइस चेंज हो रहा है। 10% अगर मैं 0.1 डेल्टा की बात करूं तो 10% इंडेक्स चेंज होगा अगर, तो ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा, 1% चेंज पे ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा। तो दिस इज अवेलेबल इन ऑप्शन चेंज, ये दिख जाता है, अवेलेबल इन दी ऑप्शन चेंज, इजीली आपको वहां दिख जाएगा। तो 0.1 डेल्टा लेना है, 0.1 डेल्टा लेना है। ठीक है, 0.1 डेल्टा अगर मैं आपको बताऊं तो एटीएम को 0.5 डेल्टा होता है, 0.1 डेल्टा काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी की बात करूं और इस आज ही जैसे फ्राइडे उसकी बात करूं, तो मेरे हिसाब से 0.1 डेल्टा शायद आपका 30 या 40 रुपीस का होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, 30 रुपए का दोनों का ये कॉल है आपकी, ऑप्शन चेन में आप ढूंढोगे, और ये आपकी पुट है। ओके, ठीक है, ये आपको बेच देना है स्टार्ट करने से। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इसका जो अभी का करंट रेशियो है, हम इसको रेशियो बेस्ड ट्रेड है ये, तो अभी जो इसका करंट का रेशियो है इस ट्रेड का, वो रेशियो अभी 1 है, या हो सकता है 1.002 कुछ ऐसे होगा, क्योंकि हो सकता है कॉल पुट आपको 30 रुपए ना मिले, कुछ 30 मिले, कोई 32 रुपए मिले। अभी इसका रेशियो 1 है। ओके, ठीक है, जब भी ये रेशियो 2 हो जाएगा, दिस रेशियो चेंजेस टू 2, ये रेशियो, ये जो अभी आपका 1 है, ये 2 हो जाता है। तो 2 कैसे होगा, एक का प्राइस 45 हो गया, एक का प्राइस 27 हो गया, तो ये रेशियो 2 हो गया। ठीक है, या फिर एक का प्राइस हो गया 45, एक का प्राइस हो गया 45 तो नहीं, अगर एक का प्राइस हो गया 40 और एक का प्राइस हो गया 20, तो ये रेशियो 2 हो गया। मतलब सीधा सीधा एक ऑप्शन दूसरे का डबल हो जाए। ठीक है, रेशियो चाहे पुट का हो जाए कॉल का हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो छोटा लेग है 20 वाला लेग है, इसको काट के आपको 40 का बना देना है, इसको काट दोगे और 40 का एक नया वाला ऑप्शन चेन से आप ढूंढ के बना दोगे। ठीक है, करेक्ट, आप ऐसे मैचिंग करते रहोगे, एवरी टाइम द रेशियो बिकम्स 2। ओके, 2 या 0.5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप 40 का करते हो, एक सिनेरियो ऐसा है अगर बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये इन्वर्ट होने लग जाएगा। इन्वर्ट मतलब कि अभी क्या है, जैसे स्ट्रैडल की मैं बात करूं, 52,500 अभी स्पॉट चल रहा है, 52,500। ठीक है, अभी ये ट्रेड आप देखोगे तो शायद बन रहा होगा 51,300 बन रही होगी मेरे हिसाब से पुट, और कॉल बन रही होगी आपकी 53,800 की। ठीक है, मैं रफ एस्टिमेट लिया है, ऑप्शन चेन नहीं देखा, ऑप्शन चेन भी आप बोलोगे तो देख लेंगे। ठीक है, ये मेरा ट्रेड अभी बन रहा होगा। ठीक है, अब ये भी 30 की है, ये भी 30 की है। एक टाइम ऐसा आएगा, ये बड़ा होते होते मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा कि शायद आपका ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपकी जो पुट हो रही है 52,800 की पुट हो रही है, ठीक है, रेशियो मैच करने के लिए, और कॉल हो रही है 52,600 की। ठीक है, तो ये इन्वर्ट हो गया क्योंकि कॉल छोटी हो गई पुट से, तो ये इन्वर्ट, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्ट नहीं होने देना, उस लेवल तक जाना है जब तक कि एटीएम ना आए, सिर्फ उस लेवल तक जाना है कि जब तक एटीएम ना आए। मतलब ये सारी शिफ्टिंग करने के बाद अगर पुट कॉल से ऊपर जा रही है, यानी कि इन्वर्ट हो रही है, तो छोड़ देना है। ठीक है, आप एटीएम पे रहो, और फिर उसके बाद जैसे ही एटीएम पे आ गया, कोई भी स्ट्राइक एटीएम पे आ गया, ठीक है, उसके बाद आप इन्वर्जन चालू, उसको आप रिस्क ऑफ चालू कर दो। रिस्क ऑफ का मतलब क्या हुआ, अब जैसे ही रेशियो चेंज हो रहा है आपका, उसको आप छोटा बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो जो भी बड़ा लगे, अभी मैं मान लो कहता हूं कि अभी जब एटीएम पे आया, ठीक है, उस टाइम पे 200-200 होगा। ठीक है, दोनों चीजें 200-200 होंगी, एटीएम पे आया। ओके, ठीक है, तो अब आप क्या करो, एक चीज हो जाएगी 300, एक चीज हो जाएगी 150। आप क्या करो, ये वाला काटो उसके बाद और 150 का बनाना स्टार्ट कर दो, और आप रिस्क ऑफ पे चले जाओ मोड पे। तो मतलब आप कह रहे हो पहले हम दूर से पास आ रहे हैं, हाँ, अब पास से वापस दूर जा रहे हैं। इसका एक और मैं आपको अंडरलाइन लॉजिक बताता हूं कि जब आप दूर रहते हो, ठीक है, और आप पास आ रहे हो, ठीक है, तो आप अभी दूर हो एक्सपायरी से, ठीक है, स्टार्ट जब आप कर रहे हो दूर हो, तो गामा इफेक्ट कम है। ठीक है, जब तक आप पास आ रहे हो तब तक गामा भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप क्या है, बहुत पास आ चुके हो, एटीएम पे आ चुके हो, या हो सकता है T-2 डे पे हो जाए, तब गामा भी आने लग गया है अब। ठीक है, तो आप दूर चले जाओ, तो आप फिर गामा से बच गए हो। हमको गामा से बचना है, शॉर्ट गामा कर रहे हैं लेकिन गामा से बचना है, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, तो वही इसका लॉजिक है बस। तो आदित्य, इसको अगर एक एग्जांपल देखें ऑप्शन चेन के ऊपर, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि कैसे एक्चुअल प्राइसेस जो हैं और कौन सी स्ट्राइक्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन इसी कॉन्सेप्ट को भी ऑप्शन चेन से समझते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 11 की आईवी है, तो मैं ये 51,400 की पुट लूंगा 33 रुपए पे। ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया। अब मैं कॉल की बात करूं तो कॉल पे हम जाएंगे, तो कॉल पे अगर हम जा रहे हैं तो मेरे को सिमिलर प्राइस की ही मैं कॉल देख लेता हूँ, 30 रुपए के आसपास की। तो मेरी ये हो जाएगी 53,900 की मेरी कॉल हो जाएगी, 53,900 की मेरी कॉल हो जाएगी 31 रुपए की। ठीक है, ठीक है, अभी आप ऑप्शन चेन में देखो तो मेरा 53,900 की मेरी कॉल हो गई है। ठीक है, ठीक है, और 51,300 शायद मेरी पुट बन रही थी। ठीक है, दोनों मेरी 30-30 रुपए की बन रही है। ये 300 की जगह 30 हो जाएगा यहाँ पे, 300 और ये 30 रुपए की बन रही है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये कैसे है, अगर मैं इधर से बनाऊं, ये मेरा 52,700 का लेवल है। ओके, ठीक है, अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये मेरी कॉल्स है, यहाँ पे मैंने कहीं कॉल ले रखी है 53,900। ठीक है, ठीक है, और यहाँ मैंने कहीं पुट ले रखी है 51,300 और 53,900। ये मेरा लेवल है एटीएम का। ओके, ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कि मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कॉल मेरी महंगी होगी, मैं पुट को ऊपर लाऊंगा। ठीक है, ऊपर लाता जाऊंगा, मार्केट वापस नीचे गया तो मेरी अब कॉल नीचे आएगी थोड़ी करके, ऐसे करके दोनों एक लेवल पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कभी ना कभी। इन्वर्ट नहीं होने देना, पुट जैसे कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, पुट कॉल से ऊपर कभी नहीं जाएगी, या कॉल पुट से नीचे नहीं जाएगी। जैसे ये एक सेम लेवल पे आ जाते हैं और फिर रेशियो चेंज होता है, आप वापस रिस्क ऑफ मोड पे स्टार्ट हो जाओ।
वापस इनको वापस करने लग जाओ। यानी कि बहुत जब simple बराबर strategy है। हुए दोनों, हाँ, तो अब आप क्या करोगे? अगर मार्केट फिर से ऊपर जा रही है तो आप कॉल को अब इस टाइम नीचे की जगह ऊपर ले वापस जाने लग कॉल को जाओगे, ऊपर शिफ्ट कर तो दो। अभी तक हेवी मैं नीचे ला प्रीमियम रहा से था, छोटे प्रीमियम पे ले Correct, जाओगे। ठीक है, करेक्ट। अभी मैं पुट को ऊपर ला रहा था, अब मैं कॉल को दूर ले जाऊंगा। ठीक है, करेक्ट। बस आपको यही करते रहना है। वीकली एक्सपायरीज है, अगर आप सिंपल ये करते रहोगे मेरे हिसाब से 40% के आसपास रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेंसी Wow. बनती है, आराम से बनती है। और इसका ड्रॉ डाउन भी काफी कम है, 5 to 7% का ही आपका डीडी है, वो भी गैप्स का डीडी है। आप आपको इसको अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजी के साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है। आपका शार्प बहुत स्मूथ हो जाएगा, उससे नेगेटिवली कोरिलेटेड होगी, क्योंकि Okay. इंट्राडे यूजुअली ट्रेंड फॉलोइंग ठीक होती है। है, ये डेल्टा न्यूट्रल है, Right. हमेशा ही न्यूट्रल रहेगी ये स्ट्रैटेजी। तो आपको हमेशा ही उसका मतलब आपको डाइवर्सिफाई कर रही है आपके करंट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। वंडरफुल। आदित्य, एक चीज माइंड में आती है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पुट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेट्स से बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो आप पुट्स को ऊपर लेते गए Correct. जब तक वो एटीएम नहीं हुआ। करेक्ट, अब आप कॉल को दूर ले जाने लग जाओगे, ठीक है, राइट? तो कब तक आप दूर लेके जाओगे इस स्ट्रैटेजी में? कोई ऐसा भी पॉइंट है जहां पे आप एग्जिट ले लोगे? करेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अर्जुन। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी में अगर गैप्स नहीं है, ठीक है, तो हमारा एक दिन का लॉस सिर्फ मैक्सिमम 1% हमको पोर्टफोलियो एसएल लेना है। 1% जो भी मैंने इसको एलोकेशन कर रखा है, जब मेरा 1% का सीएसएल हो जाए या पोर्टफोलियो का एसएल हो जाए इस स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा उस दिन के लिए। मैं अगले दिन दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, आज का मेरा दिन खत्म, ठीक पूरा है। मैं कॉल पुट सारे लेग्स काट दूंगा। Right. बस 1% का एक दिन का मैक्स रिस्क है। 1 डे मैक्स रिस्क हैज टू बी 1%। बिल्कुल सही बोला आपने। कभी निर्मला सीतारमन जैसी कैंडल आ गई जिसमें उन्होंने टैक्स कट किया था और फिर उसके बाद मार्केट 4-5 हजार बैंक निफ्टी उस टाइम पे भाग गया था, तो आपका काफी अच्छा लॉस हो जाएगा। आप कब तक इसको एडजस्ट करोगे? तो 1% के मैक्स रिस्क पे आप पोर्टफोलियो एसएल पे आप इसको एग्जिट कर दो। सो आदित्य, 1% का जो डे रिस्क है, अब फॉर एग्जांपल आज मेरे को लॉस लगता है, तो क्या मैं अब सीधा अगले हफ्ते काम करूंगा या कल दोबारा से? मैं कल काम करूंगा दोबारा से। मेरा एक दिन का मैक्स रिस्क 1% है। गॉट इट। तो उस दिन के लिए बंद कर 5 दिन दोगे? का 5 हो जाए, बट यूजुअली ऐसा हुआ नहीं है। गैप्स में ही लगाए ये ड्रॉ डाउन। ठीक है। अदरवाइज अब मेरे को ऐसे तो याद नहीं है, बट तकरीबन 3% के आसपास का ड्रॉ डाउन होगा, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। मार्केट 2 दिन से ज्यादा कभी ट्रेंडिंग हुआ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही आपका इंट्राडे लॉस लगेगा, इंट्राडे 1% की लिमिट ब्रीच होगी, करेक्ट, उस दिन आप ट्रेड बंद कर दोगे। बस। अब नेक्स्ट डे फिर से फ्रेश ट्रेड डालूंगा मैं। इवन दो दिस इज द पोजिशनल स्ट्रेटजी, बट Yes. एक इंट्राडे आपने लिमिट लगा रखी है, अपने कैपिंग कर रखी है लॉस की। करेक्ट। एंड दिस लॉस डज नॉट इंक्लूड द गैप लॉस। तो आपको गैप लॉस को थोड़ा अपने एल्गोज या कैसे भी करके मैनुअली उसको सेपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपके गैप हुआ, कुछ गैप अप गैप डाउन हुआ, उसकी वजह से आपका खुला ही 1% डाउन, तो ये उसमें इंक्लूड नहीं है। फिर आपको 2% का उस दिन का मैक्स रिस्क हो जाएगा। ये आदित्य, इस स्ट्रैटेजी के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? कितना मार्जिन एक ठीक रीजनेबल मार्जिन है रखना, कंसीडरिंग जो भी ओवरनाइट रिस्क है, सेफ्टी को कंसीडर करते हुए क्या मार्जिन पे ट्रेड करना चाहिए इसमें? तो जैसे मैंने एक्सपोजर की बात करी थी थोड़ी देर पहले, अभी स्ट्रैटेजी का आप मार्जिन देखोगे तो 1 लाख रुपए के आसपास ही लगेगा। तो अभी जैसे हमने पहले बात करी थी कि हेजिंग वर्सेस पोजीशन साइजिंग, किस तरह से ओवरनाइट रिस्क को मैनेज किया जाए, इसी चीज को लेते हुए इस टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेड था 51,300 की हमारी पुट शॉट थी, ठीक है, 30 रुपए पे, और हमारा 53,800 की या 53,900 की कॉल शॉट थी 30 रुपए पे, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी का जो मार्जिन लगेगा, जो इस स्ट्रैटेजी का मार्जिन लगेगा, वो लगेगा 1 लाख रुपए के आसपास, राइट, 1 लाख। एक्सपोजर इसका है 7,75,000 टोटल, जो आपका ग्रॉस एक्सपोजर है, ठीक है, 7,25,000 ये हमारा ग्रॉस एक्सपोजर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम अभी 52,700 का हमारा एटीएम है, तो हम ऑलरेडी अभी तकरीबन 3% एटीएम से दूर है। एटीएम से हमारा जो डिस्टेंस है वो 3% के आसपास दूर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि हमारे को कैसे करना है। तो मेरा अपना अंडरलाइन ये मानना है कि आप क्या करो, इसको बेस्ट, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हो तो आप इस मार्जिन को डिवाइड बाय 2 करो, उससे ये स्ट्रैटेजी को चलाओ, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप 3 लाख तकरीबन 3 लाख ले लेते हैं, 3 लाख के आसपास से कर सकते हैं, 3.5 भी नहीं, 3 लाख के आसपास से आप कर सकते हो, ठीक है। 1 लाख के बजाय आपको 3 लाख के फंड से करना है, ठीक है, ठीक है। और 3 लाख के फंड में जो आपका आरओआई होगा, अब मैं आपको सिंपल आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ अभी हम जब इसको पास लेकर आ रहे हैं, अभी 30-30 रुपए का बेचा, अभी हम इसको जब ऐसे करके यहाँ पे हमने 30 का बेचा, ठीक है, ये हमने बेचा 30 का, जब हम पास ला रहे हैं तो और प्रीमियम्स हम ले रहे हैं, करेक्ट, तो हमारा हो सकता है रिटर्न और ज्यादा भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। हो सकता है रिटर्न हमारा कम भी हो जाए ऐसे लोग, बट मैं ये पकड़ लेता हूँ कि मेरे को 30 + 30 60 रुपए मिल जाने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है 60 रुपए मिलने की। yes. क्यों अगर 65-650 चल रहा है एटीएम, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 1SD। हालांकि स्टॉक मार्केट नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन फॉलो नहीं करता, बट फिर भी उससे एक समझने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ट्रेड की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 1SD, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब मैं इसको 1300 कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाता है 2SD, करेक्ट। जो 2SD मूव्स होती हैं, ठीक है,
उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैं नॉर्मल कर्व की अगर बात करूं तो वो 99% के आसपास होता है कि नहीं होगा। यानी कि मतलब जो बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल का प्रीमियम है उसका उसके 2 गुना मूव आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ यूजुअली नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होता, बट एक्चुअल में आपको बताऊं तो फिर भी 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि इतना मूव नहीं आएगा कभी भी। हो सकता है प्रीमियम स्पाइक करके आपको M2M लॉस दिखा देगा, बट यूजुअली इतना मूव नहीं आएगा। ठीक है, तो 30+30 60 रुपए कमाने की आपकी 80% प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेंसी निकालूं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी हो गई आपकी 60 into 0.8, 80% 0.8, मेरे को 48 रुपए का नेट प्रॉफिट होना चाहिए साल का। ठीक है, इंटू 15 का इसका लॉट साइज है। मैं कहता हूं आप 3 लाख रुपए से करो, इंटू 52 हफ्ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6000 इंटू 52, तकरीबन 40,000 के आसपास हो गए। 50 7,500 इंटू 52 हो गया 37,000 हो गया। तो अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव रखते हो इसको अर्जुन, तो 37 डिवाइड बाय 3 लाख, ये मेरा जो रिटर्न बैठता है वो एक्सपेक्टेंसी 80%, ये मैंने वर्स्ट केस अपना माना हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो रिटर्न बैठता है अराउंड 12% के आसपास बैठता है। ठीक है, प्लस 6% मेरे को कोलैटरल से मिल जाता है। ठीक है, तो मेरा 18% का यील्ड बैठता है। ओके, ठीक है, अब आप सोचो 18% का यील्ड म्यूचुअल फंड अगर कोई दे दे तो कैसा है। एंड दिस इज विदाउट मैनेजमेंट। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमने कोई मैनेजमेंट नहीं करा, हमने बस एक्सपेक्टेंसी निकाल दी 60 रुपए मुझे मिल जाएंगे। जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो हमारे काफी अच्छा आ जाएगा ये चीज। तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करूं, अगर आप इसको 3 लाख रुपए के मार्जिन पे कर रहे हो और मैं इसका 1/3 मार्जिन मान लिया, तो इसका तकरीबन 17 से 18% आपका रिटर्न बैठेगा। ये बहुत कंजर्वेटिव मेरा एस्टिमेट है। आपकी बहुत स्लो एडजस्ट कर रहे हो इसको। तो आप फास्ट जो गैप्स या कोई एक्सट्रीम मूव्स का जो रिस्क है, फॉर एग्जांपल अभी तो हम कह रहे हैं कि 48 रुपए आ जाएंगे, करेक्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि लॉसेस होंगे वो बहुत बड़े होंगे। अब इसमें लॉसेस का देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हमारा अभी रिसेंट जो बहुत अच्छा गैप डाउन था वो था जनवरी में, 17 या 18 जनवरी को HDFC बैंक का जब रिजल्ट आया था, तो उस दिन बैंक निफ्टी शायद गैप डाउन नहीं 1400-1500 पॉइंट का गैप डाउन था। ठीक है, अब और एक्सपायरी वाला दिन था। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार स्क्रीन को। तो अब गैप डाउन की बात करते हैं कि गैप डाउन के सिनेरियो में इसमें क्या होगा। अब गैप डाउन में क्या हो रहा है, आपका 1400 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन था। ठीक है, 17 जैन था, मुझे ऐसा याद है, HDFC का रिजल्ट था, HDFC का सिनेरियो था। ठीक है, और 1400 पॉइंट का गैप डाउन था। और मैं मानता हूं मैं T-1 डे पे हूं, तो मैं इतना दूर तो नहीं बैठा हूंगा, मैं शायद हो सकता है क्योंकि मूव्स उस हफ्ते में रहे नहीं रहे हो, मैं मान लेता हूं मैं ATM पे आ गया। ओके, ठीक है, ATM पे आ गया और ATM पे आके मैंने 400 रुपए का मेरा शायद वो जोड़ा होगा उस टाइम पे। ठीक है, बाकी जो प्रीमियम्स रहा वो सब मैं मान लेता हूं पॉकेट है। हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि 400 रुपए रहा, तो मेरा जो मैक्स लॉस गैप डाउन पे खुला होगा वो मेरा खुला 1000 रुपए के आसपास। ठीक है, और ये शायद 4% का गैप डाउन था, 4% का था। ठीक है, मेरा 1000 मैक्स लॉस मेरा रहा होगा 1000 रुपए, 400 रुपए में प्रीमियम हो गया, 1400 का गैप डाउन, 1000 का मेरा मैक्स लॉस इंटू 15 का लॉट साइज, मेरा लॉस हो गया 15,000 ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। करेक्ट है, 5% ही का तो रिस्क हुआ। इस स्ट्रैटेजी का अर्जुन एक हफ्ते में 5 से 7% कमाने का भी पोटेंशियल है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो। दिस इज द रिस्क जो आपने इनिशियली बताया था कि मैं 5% ईडी इसमें एक्सपेक्ट करता हूं, उतना ही एक्चुअल में लगा है, उतना ही एक्चुअल में लगा है, वही गैप सी का रिस्क है, बस यही उसका रिस्क है, इससे ज्यादा कोई रिस्क है ही नहीं। अब आपके पास, आप कह रहे हो 1 लाख का मेरा फंड है, 1 लाख का मेरा मार्जिन है। ठीक है, मेरा 3 लाख पे मेरे को करना है, मेरे बच्चे 2 लाख मेरे बच्चे। 2 लाख से मैं कुछ भी इंट्राडे स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ ना, फिर वो मेरे इससे नेगेटिवली कोरिलेटेड होगी। और उसका शार्प भी स्मूथ कर देगी। जो शार्प होता है, स्मूथनेस ऑफ द कर्व होता है शार्प, किसी भी उसका पोर्टफोलियो का स्मूथनेस ऑफ द कर्व, तो वो शार्प भी स्मूथ कर देगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल है, वो ट्रेंड फॉलोइंग होगी, तो हमेशा ही उसका रिस्क डाइवर्सिफाई। तो आइडिया है इसकी जो 3 लाख रुपए एलोकेट कर रहे हैं, एक्चुअली तो एक्सचेंज को 1 लाख रुपए देना है, तो 2 लाख रुपए जो बचे हैं, कोई बहुत सेफ स्ट्रैटेजी आप आर्बिट्राज में लगा दो, 2 लाख रुपए आर्बिट्राज में लगा दो, उसमें बहुत इजीली बॉक्स टाइप की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, फ्यूचर टू फ्यूचर होता है, उसमें कर सकते हो। आई थिंक वंडरफुल आइडिया कि पोजिशनल और इंट्राडे को क्लब कैसे किया जा सकता है। एंड इवन दो इसमें हमने मार्जिन ज्यादा रख लिया, बट उस मार्जिन को भी किसी तरीके से कोई लो रिस्क स्ट्रेटजी में, मार्जिन हम ज्यादा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें गैप्स का डर है, बट उस स्ट्रेटजी से एक्स्ट्रा रिटर्न हम लोग इंट्राडे जरूर निकाल सकते हैं कम रिस्क पे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया आपने स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करी। आई एम श्योर लोगों को आइडियाज मिल गए होंगे इसमें से काफी। नाउ एक चीज दिमाग में आती है कि क्योंकि ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है, तो ऑब्वियसली ट्रेडर्स के दिमाग में ये आता है कि क्या इसको ओवरनाइट हेज करके रखना चाहिए, कोई उसमें एडवांटेज है, या बिना हेजिंग के चलने देना चाहिए? ठीक है अर्जुन, तो एक बार हेजिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इसी के लिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है,
अब मैं 2-3 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो एक्सप्लेन करते हैं कि हम T-4 पे इस ट्रेड में, जब मैंने 30 रुपए के ऑप्शंस बेच रखे हैं, 30 रुपए की कॉल है मेरी और 30 रुपए की मेरी पुट है, ठीक है। और दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे, हम T-1 डे पे हैं, जब मैं एटीएम पे खड़ा हूँ, ठीक है, और एटीएम पे भी लो आईवीज ले लेते हैं एकदम, कि मेरा स्टैडल 125 रुपए की मेरी कॉल है, मैंने अभी तक लोएस्ट जो देखा है 250 रुपए स्टैडल बंद हुआ है बैंक निफ्टी का, तो 125 रुपए की मेरी पुट है, ये मेरी कॉल है और मेरी पुट है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं ट्रेड पे। यहाँ पे मेरा जो लेवल है, मैं अभी ये मेरा 52,700 का मेरा लेवल है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 53,900, ठीक है, और 51,300, ओके। ये मैं 2 लेवल्स पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब 30 रुपए की बात करते, जब मैं इसमें हेजिंग करूंगा तो मैं इसमें हेजिंग करूंगा, तो अगर मैं इसमें पास का हेजिंग कर दूंगा तो ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। अगर हम ऑप्शन चेन देखें इसमें, तो मैं एक स्ट्राइक दूर जाऊंगा तो ये जो मेरा 30 रुपए का ऑप्शन है 22 रुपए हो जाएगा, मेरे को मिलने के लिए 8 ही रुपए हैं, वर्थ इट नहीं है। 100 रुपए का लॉस और 8 रुपए का ही प्रॉफिट है, 8 और 8 16 रुपए का प्रॉफिट, 100 रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इतनी पास तो हेजिंग करूंगा नहीं, ठीक है। इसकी मैं हेजिंग करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं 55,000 पे हेजिंग करता हूँ, ठीक है, और इस पुट की मैं हेजिंग करता हूँ 5300 पे, 1000 पॉइंट दूर के आसपास हेजिंग करता हूँ। तो ये आप अगर देखोगे दोनों, तो ये तकरीबन आपको 10 रुपीज की ये मिलेगी और 10 रुपीज की यही मिल रही होगी। ये चलिए 5 रुपए की मिल रही होगी, आपको 10 रुपए की मिल रही होगी, आपको 15 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 रुपए आपकी ये हेजिंग कॉस्ट है, तो 60 में से 15 निकल गए, 60 में से आपके 15 निकल ही गए, बिल्कुल एकदम, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब इसकी हेजिंग की कॉस्ट को हम एनुअलाइज करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 15 मेरी हेजिंग की कॉस्ट है, 15 का मेरा बैंक निफ्टी का लॉट साइज है इनटू 52, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50,000 जो मुझे मार्जिन बेनिफिट मिला। चलिए मैं 1 लाख भी इसको पकड़ लेता हूँ हेजिंग की कॉस्ट को, ठीक है, या मैं 3 लाख ही पकड़ लेता हूँ और वर्स्ट केस लेने के पूरे मार्जिन पे हम 3 लाख पे ही ट्रेड कर रहे हैं, बट हम क्योंकि हेजिंग कर रहे हैं तो 3 लाख पे करेंगे नहीं, तो लॉजिकली गलत होता है, इसको 1 लाख ही पकड़ लेते हैं, प्रैक्टिकल रहेगा 1 लाख, मतलब क्योंकि हमने हेज कर दिया तो हम कम कैपिटल रख रहे हैं, 1 ही लाख पे करेंगे उसको, ठीक है ना। तो अब 1 लाख पे देख लेते हैं हेजिंग की कॉस्ट क्या आती है, तो इसको निकालूं मैं 225 इंटू 52 इज 11,700 रुपए हेजिंग की कॉस्ट है मेरी, ठीक है, ऑन 3 लाख रुपए। अभी हमने 1 लाख के दोनों सिनेरियोस पे निकाल लेते हैं, 1 लाख पे और 3 लाख पे। ये मेरा 3 लाख पे हेजिंग कॉस्ट है अराउंड 4%, और अगर मैं इसको 1 लाख पे करता हूँ 1 लाख पे, ठीक है, तो ये मेरी हेजिंग की कॉस्ट आ रही है तकरीबन 12% के आसपास। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि सब स्ट्रैटेजी आपकी 40% के आसपास की रिटर्न है इसकी, ठीक है। ये है, मैं कह रहा हूँ आपको 1 लाख के मार्जिन, ठीक है, और 3 लाख के मार्जिन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि तकरीबन इस स्ट्रैटेजी की डिवाइड बाय आप 3 कर दोगे तो 14% के आसपास की एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। अब आप उसमें देखो, यहाँ पे आप कॉस्ट दे रहे हो 12% हेजिंग की, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट आप दे रहे हो तकरीबन 4% के आसपास की हेजिंग की कॉस्ट, ठीक है। अब रिस्क की बात करते हैं, ग्रॉस एक्सपोजर की बात करते हैं इसमें, यानी कि 30% से ज्यादा जो है प्रॉफिट वो आपका हेजिंग ले जा रही है। करेक्ट है, दोनों केसेस में 30% से ऊपर प्रॉफिट हेजिंग ले जा रही है। अब हेजिंग क्या कर रही है आपकी, ये आपको लॉस हमेशा हो ही रहा है, आपकी एक्सपेक्टेंसी कम कर रही है, ठीक है। अब कितने टाइम ऐसा होगा कि मार्केट 50% भी अगर गैप डाउन करता है तो आपको आईवीज तो मिल रही है ना अच्छी खासी करने के लिए। आई एम श्योर जो ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत से नए आइडियाज मिले होंगे थैंक्स टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आदित्य हैज शेयर्ड। आदित्य, क्योंकि आपकी जर्नी खुद इतनी इंस्पायरिंग है एंड आपने इतना ज़्यादा स्केल अप करा है अपनी कैपिटल को, अपने फंड साइज को, तो यू नो एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है हर ट्रेडर के दिमाग में कि मैं अपने अकाउंट को कंपाउंड कैसे करूं और यू नो छोटे कैपिटल को बड़ा ग्रो कैसे करूं, क्योंकि हर कोई यही सपना लेके आ रहा है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़े साइज पे ट्रेड करना है, अपने अकाउंट को ग्रो करना है। तो आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस जो इस रिगार्ड में रहा है, व्हाट वुड बी वो योर सजेशन बी कि यू नो ये कैसे किया जाए, कैसे अचीव किया जाए इस टाइप की कंपाउंडिंग को? अर्जुन, आपके इस क्वेश्चन से ना मुझे एक बात याद आई। लोग कहते हैं, मैंने काफी लोगों को सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर कोई कहता है कि ना वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती है, ट्रेडिंग से शायद डेली इनकम बन सकती है या एक मंथली इनकम बन सकती है। पर मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से कंपाउंडिंग को यूज करो, मार्केट में इतनी ज्यादा डेप्थ है कि आप वेल्थ बना सकते हो अपने आपके फंड को लीवर करके, अनलीवर करके, राइट। तो दैट सेड, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2017 में एक्चुअल वापस स्टार्ट किया था, 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास एडवांटेज था कि ब्रोकर्स ही 100% इंट्राडे लेवरेज दे देते थे। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज ही 2016 से स्टार्ट हुई थी, तो एक महीने हफ्ते में, और लोगों को पता नहीं था, तो बहुत ईजी मनी बन जाता था, तो हफ्ते में 1 लाख रुपए टाइप बन जाता था। तो मैं अगर बात करूं, सितंबर 2016 में मैंने 3 लाख का ट्रेड बुल्स में अकाउंट खुलवाया था, अपनी वाइफ के नाम खुलवाया था, और वो अकाउंट तकरीबन 25-26 लाख का हो गया था बाय मार्च 2017। उसके बाद हमने वो फंड विड्रॉ कर लिया। मैंने जुलाई में वापस से मैं एक बार जीरो पे आ गया, जुलाई 2017 की बात कर रहा हूँ, जुलाई या मई में, 31 मई था उस दिन, और HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी पर 500 पॉइंट की मूव आ गई थी।
17-18 हज़ार या 24,000 का बैंक निफ्टी होगा और बहुत बड़ी मूव कहते हैं उसको, 100 पॉइंट दूर भी नहीं होता था उस टाइम। मेरा शायद 60-70 लाख रुपए का लॉस हुआ था उस पर्टिकुलर दिन। तो फिर मैं वापस जीरो पे आ गया था। मैंने फिर उसके बाद जॉब करी, जॉब से थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया, तो 2018 मार्च तक फिर मैंने जॉब करा। 2018 में फिर मैंने धीरे से वापस स्केल किया 4-5 लाख के अकाउंट से, और वहाँ पे फिर मैंने सिर्फ एक लॉजिक फॉलो किया है उसके बाद कि जो भी मेरा प्रॉफिट आ गया, मैं फुली सिस्टमैटिक ट्रेड पे चला गया था 2018 नवंबर में। ठीक है, तो हम मैनुअल बैक टेस्टिंग करते थे, एक्सेल शीट से लेके 6-6 महीने भी लग जाते थे कभी कभी अच्छी स्ट्रैटेजी को निकालने में। और फिर उसके बाद रियल जब मैं बात करूं, मैंने अपने फादर से फिर दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट मांगा, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेरे को दिया 2018 के आसपास, 2018 नवंबर में। तब मैं पूरे तरह सिस्टमैटिक ट्रेड्स पे आया। उस टाइम पे जो हम इंट्राडे जिसकी बात करते हैं 920 स्ट्रैडल आजकल बहुत मशहूर है, उस टाइम पे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता था, हम लोग वो करते थे और उसमें आराम से 100 से 150% रिटर्न बनती थी। इतना सिंपल होता था। एक बड़ा अच्छा लॉजिक फॉलो करता है वो एक्सपेक्टेंसी का, कि आप स्टार्ट डेल्टा न्यूट्रल से कर रहे हो, ट्रेंड पकड़ लेते हो किसी भी तरफ। तो उस टाइम बहुत अच्छी रिटर्न्स बनती थी। तो वो साल मैंने 2018 की आपको बात करूँ तो 1 करोड़ के आसपास, 100% के आसपास रिटर्न था उस टाइम पे। वहां से फिर स्केल मिल गया। फिर उसी फंड को IIFL पे, निर्मल बैंक पे पहले अकाउंट था, तो उन्हीं से ही NBFC फंडिंग हो जाती थी ब्रोकर से ही पहले। तो वहां से NBFC की फंडिंग मिल गई मेरे को 4-5 करोड़ रुपए की, तो वहां से 7 करोड़ के आसपास का कैपिटल हो गया। उस पर अच्छी रिटर्न्स बन गई, उससे और स्केल अप हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर IIFL ने, तब सेबी का ही आ रहा था 4 टाइम्स करेगा पहले मार्जिन इंट्राडे में, फिर 3 टाइम्स करेंगे। तो पहले क्या होता था अर्जुन की ना, ओवरनाइट में भी ना सिर्फ स्पैन मार्जिन लगता था, एक्सपोजर नहीं चाहिए होता था, मार्जिन पेनल्टी नहीं होती थी एक्सपोजर पे, तो ब्रोकर ही फंड कर देता था आपको एक्सपोजर मार्जिन। तो उससे रिटर्न्स और ज्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि 12% या 8% DPC लेता था, डिलेड पेमेंट चार्ज उसका, और फंड कर देता था। तो लेवरेज के बेनिफिट्स थे स्टार्टिंग में, जो अभी नहीं है। बट आजकल रेट में भी आप बहुत जगह से कैपिटल उठा सकते हो, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे उठा सकते हो। आप किसी ब्रोकर के यहाँ जॉब करके उनसे कैपिटल लीवर कर सकते हो अपना, वो काफी तेजी से आपका लीवर कर सकते हैं प्रोप्राइटरी कैपिटल अपना, और वहां से आप काफी अच्छा स्केल कर सकते हो। तो अभी मैं अपनी जैसे बात करूं तो 2019 में जब मैंने ये 7 करोड़ के आसपास का मेरा फंड था, और फिर मैंने उस पर रिटर्न निकाला, तो वहां पे 2019 में 100% के आसपास ही रिटर्न था। 2020 का पीरियड बहुत ही गोल्डन पीरियड था। तो 2020 मार्च तक हम लॉसेस में थे, ठीक है, फरवरी में ही लॉस हो गया था। इनफैक्ट मेरे को क्रूड में, मैं M6 भी ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को क्रूड में काफी बड़ा लॉस हो गया था, और मैं ना इस मार्केट से काफी आउट हो गया था मार्च से पहले एक्चुअल में। लेकिन मार्च के बाद जो IVs आई ना, मैंने कहीं से फंड अरेंज करके कैसे भी करके वापस एंटर किया, एंड फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था कि वहां पे फिर 200% के आसपास की रिटर्न आ गई, क्योंकि मार्केट पूरा ट्रेंड फॉलोइंग रहा। बहुत अच्छा पैसा मिला ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में, वहां पे 200% की ट्रेडिंग में रिटर्न्स आ गए। फिर उसी कैपिटल को हमने आगे लीवर करा दिया, रिस्क पे लिया, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लिया, और फिर और ज्यादा करते करते बस आज फंड काफी बड़ा कर लिया है। तो मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वो गलत नहीं बोला था, कि यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग इन इंडिया एज इंडिविजुअल, एंड ऑल्सो द फंड ही इज ट्रेडिंग, ये एक ड्रीम है बहुत से लोगों के लिए। आदित्य, इसी ड्रीम के साथ ना बहुत सारे न्यू लोग मार्केट में आ रहे हैं, जो कि FNO के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या एडवाइस रहेगा जो हमारे नए दोस्त हैं जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि उनको अपनी जर्नी आगे कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे स्केल अप करना चाहिए? तो अर्जुन, इसके लिए ना एक बड़ी क्लीशे वाली वो है कि ना, यू टेक केयर ऑफ द रिस्क एंड मार्केट विल टेक केयर ऑफ द रिटर्न्स। तो आप अपना रिस्क ध्यान रखो, आप अपना ध्यान रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि आप ध्यान रखो कि मेरा आज का लॉस कितना है। आप कुछ भी करो, इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं, लोगों को लगता नहीं है, बट मैंने सही में एक स्ट्रैटेजी करी जिसमें ना एक अकाउंट में हम फ्यूचर खरीदते थे, ठीक है, और एक अकाउंट में हम फ्यूचर बेचते थे। दोनों में हम 100 पॉइंट का SL लगा रहे हैं, ओके, ठीक है। आप मानोगे दोनों अकाउंट का साल के एंड में क्या रिटर्न था? ये मैंने 2020 में करी थी, 2019 में करी थी, 20 से पहले, जब हम एल्गो ट्रेडिंग में कर रहे थे, कुछ निकल जाए तो उस हिसाब से। तो दोनों का अकाउंट का रिटर्न 100% था साल। एक में फ्यूचर बेच रहे हो, एक में फ्यूचर खरीद रहे हो, दोनों में 100 पॉइंट का SL है, ठीक है, 100% से ऊपर रिटर्न था। आज भी 100% से ऊपर रिटर्न है। प्रॉब्लम है ड्रॉडाउन की। स्ट्रैटेजी अभी आज भी चलती है। इसमें मेन चीज क्या है कि आपका लॉस तो 100 रुपए फिक्स्ड है, बट आप कमाने के लिए जिस दिन 3000 पॉइंट का मूव आएगा, आप सोचो आप कितना, 1 साल का पैसा आप आज ही बना सकते हो। तो पॉइंट क्या है, आप डिसिप्लिन रहो। आप अपने लॉसेस को ना मार्केट खुलने से पहले डिफाइन कर दो कि आज मेरे को इतने का रिस्क लेना है। रिस्क तो देना पड़ेगा, बिल्कुल, मार्केट को भेंट तो चढ़ानी पड़ेगी, तो ही पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप रिस्क डिफाइन कर दो, आज मेरा ये रिस्क है, फिर आप जो करो। आप, मैं कह रहा हूँ, रैंडम ट्रेड्स लो, कॉइन के बेट पे ट्रेड लो, आप प्रॉफिटेबल होगे। तो रिस्क डिफाइन कर दो। मैं आपको इसका एक रीजन भी बताता हूँ क्यों चलेगा ये। क्योंकि क्या होता है, देखो, एक्सपेक्टेंसी होती है हर चीज की। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? साइज ऑफ विन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन माइनस साइज ऑफ लॉस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें समझते हैं।
अगर आपने लॉस बड़ा कर दिया तो साइज ऑफ लॉस में बड़े हो गए, आप नेगेटिव बैठ जाओगे इस इक्वेशन में, ठीक है। अब आप कहते हो मैं छोटे छोटे ऑप्शन, कुछ लोग क्या करते हैं छोटे छोटे प्रीमियम्स बेचते हैं, बिल्कुल, उसमें क्या आपकी प्रोबेबिलिटी विन तो आपके फेवर में, साइज बहुत छोटा है, लॉस होंगे तो बहुत बड़े होंगे। तो इस तरह से अगर इस इक्वेशन में जीरो आ रहा है ना, ग्रेटर देन जीरो आया हो, तभी आएगा जब आप अपना एसएल, जिस तरह आप एसएल फिक्स कर दोगे और आपका विन ग्रेटर देन लॉस होगा आपका, और ये 2:1 के रेशियो से ज्यादा होगा, ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर आप कुछ भी कर दो, आप कभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो ही नहीं सकते हो। दैट दिस इक्वेशन इज द गोल्डन इक्वेशन, दिस इज द, वो कहते हैं ना होली ग्रेल, ये होली ग्रेल है इस मार्केट का। आप इस इक्वेशन में कुछ भी फिट कर दो, मैं गारंटी दे सकता हूं आप कभी लॉस नहीं करोगे। मेरे को इनफैक्ट अगर मैंने कभी भी ये रेशियो मेरे को मिला है 1.5:1 पे तो लॉस हो सकता है, बट 2:1 अगर आरआर है, मतलब इसको आरआर कहते हैं हम, विन वर्सेस लॉस, अगर 2:1 आरआर है और आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, सब कुछ है, आप कभी लॉस नहीं कर सकते हो नेट में। और फिर एक कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि आप एफ&ओ में कम करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से 10 लाख से कम कैपिटल हो तो एफ&ओ में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट वर्थ इट। और मैं सिंपल बाइंग में ऐसे बिलीव नहीं करता विदाउट एनी सिस्टम, क्योंकि वो बाइंग एक्चुअली में गैम्बल हो जाता है, आपको नहीं पता लगेगा कि कब वो रिटर्न दे रहा है, उसके ड्रॉडाउन इतने ज्यादा हाई है कि आप अपना वो कैपिटल का सिग्निफिकेंट पार्ट खो दोगे। आई थिंक आदित्य हैज टोल्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और पहला पॉइंट है इसकी एक्सपेक्टेंसी। हमेशा इस इक्वेशन का ध्यान रखो, कोई भी बंदा देख रहा है, नया हो पुराना हो, उसके लिए ये इक्वेशन एक गोल्डन रूल होना चाहिए कि इसको तो फॉलो करना ही करना है। एंड दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए के साथ मार्केट में आ रहे हैं, एफ&ओ में ट्रेड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो 2 का 10 हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। आपको आइडियलिस्टिक रिटर्न रखनी चाहिए। देखिए अगर आपको 10 लाख का कैपिटल है, मैं मानता हूँ 4% आप बना सकते हो, कुछ भी करोगे आप इस इक्वेशन में 4% बना सकते हो। वहां से आप स्केल करना चालू करो, बहुत होते हैं 40,000, इसमें 40,000 आपके ये आ गए, प्लस आपके 5,000 आपके कोलैटरल से अगर आपने एफडी बना रखी है तो 45,000 आपको मिल रहा है हर महीने का, अगर 10 लाख के आप कर रहे हो तो। राइट, तो 45,000 पे फिर आपका, जब जैसे आप कहते हो 5% का मेरा ड्रॉडाउन है अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम का, तो मैं बोलता हूँ कि जब भी मेरा 50,000 रुपए हो गया तो आप हर महीने अपना कैपिटल भी तो लीवर करके डबल कर सकते हो ना, इस हिसाब से स्केल करो। आदित्य, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एक्सपेक्टेंसी, हेजिंग, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने ना कवर करी हो। इट हैज बीन अ फैंटास्टिक सेशन, एंड आई एम श्योर कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात से डिसएग्री करेगा कि इसको आज कुछ सीखने को नहीं मिला है। Thank you so very much for joining us and sharing all this knowledge and all your experience with us today. Arjun, thank you so much for inviting me here. It was a lovely podcast. Thank you.